Hello dear students, today in this video we are going to read chapter 4 Landscape of the Soul by Natalie Trower. Dear students, we have taken its introduction in the first video. So today we are going to read this chapter and understand it briefly. Dear students, आज हम चैप्टर 4 जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ सोल, जिसको नेथली ट्रोवर ने लिखा है, को पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इसको ब्रीफली रीड करेंगे और इसमें जो भी कहा गया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी टेक द मीनिंग ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल। पहले हम देखते हैं कि लैंडस्केप ऑफ द सोल का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, लैंडस्केप ऑफ सोल का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर कोई आत्मा निवास करती है। तो देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। लैंडस्केप ऑफ सोल समरी विल हेल्प यू लर्न अबाउट दिस चैप्टर इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल का जो ये समरी है, यहाँ पर आपको इस चैप्टर को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। दिस चैप्टर कंप्राइजेज ऑफ 2 parts एंड Natalie Trower इज द ऑथर। ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है और इस चैप्टर के लेखक जो है Natalie Trower है। द ऑथर हैज टेकन द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द सोल। ऑथर ने जो पहला पार्ट है इसका लैंडस्केप ऑफ सोल से लिया है। एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग, और इसमें चाइनीज पेंटिंग के अंदर जो आध्यात्मिकता और संस्कार है उनकी बात की गई है। वेयर एज द सेकेंड पार्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। जहां पर दूसरा पार्ट है जो इस चैप्टर का आउटसाइडर आर्ट से संबंधित है। आउटसाइडर आर्ट मतलब वो होती है जिसमें कोई भी आर्टिस्ट जो है कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेने जाता, वह अपने आप कहीं से बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बाहर से या खुद से वो सीख लेता है। गेटिंग इनसाइड इज एन आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स इन 2005। गेटिंग इनसाइड एक ऐसा आर्टिकल है जो 2005 में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपा था। इट इज रिटन बाय बृंदा सूरी, और ये जो आर्टिकल है बृंदा सूरी नामक पर्सनैलिटी ने लिखा था। द मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज अबाउट आर्ट्स। जो चैप्टर की मेन थीम है वो आर्ट के बारे में है, कला के बारे में है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द आर्ट ऑफ पेंटिंग टोल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ वेरियस स्टोरीज। इस चैप्टर की जो कहानी है वो पेंटिंग के बारे में वर्णन करती है, यानी पेंटिंग आर्ट के चारों तरफ घूमती है और इसमें उसके बारे में अलग अलग स्टोरी के माध्यम से हमें बताया गया है। अलग अलग स्टोरीज बताई गई हैं पेंटिंग्स की और पेंटर की, कि वो क्या है, उन्होंने किस प्रकार की पेंटिंग्स की थी। वी लर्न अबाउट चाइनीज पेंटर्स एंड देयर वर्क्स एज वेल एज द स्टोरी बिहाइंड देम। हम इस चैप्टर में चाइनीज पेंटर और उनके बारे में जो अलग अलग कहानियां हैं इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरली इसी तरह से द सेकेंड पार्ट एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ ब्रूट आर्ट, मीनिंग द आर्ट ऑफ वंस हु हैव नो राइट। दूसरा पार्ट है ब्रूट आर्ट के बारे में। ब्रूट आर्ट का मतलब है यानी ऐसी आर्ट जिसके कलाकारों को कलाकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मीन्स टू से दे हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वो कोई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सीखने के लिए नहीं गई है, उन्होंने अपने आप या किसी से देखकर कोई बात सीख ली है। Thus we learn a great deal about art and its history। इस प्रकार इस चैप्टर में हम आर्ट और इसके इतिहास के बारे में काफी सारी बातें सीखते हैं। So dear students, let's read the chapter briefly। This chapter divides into 2 parts। जैसे कि पहले ही कहा गया कि इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। Each telling us about art and history through various stories। और प्रत्येक पार्ट हमें आर्ट और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है और ये हिस्ट्री हमें अलग अलग स्टोरीज बताकर बताई गई है। इन द पार्ट टेकन फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग। और पहला पार्ट जो लैंडस्केप ऑफ द सोल का है वो चाइनीज संस्कार और उनकी पेंटिंग के अंदर आध्यात्मिकता, यानी चाइनीज पेंटिंग्स के जो क्या
आइडियाज है, उन लोगों के क्या विचार है और उनके अंदर कितनी आध्यात्मिकता है, कितनी डिविनिटी है, उनके बारे में है। वी लर्न अबाउट द आर्ट पेंटिंग थ्रू स्टोरीज। हम आर्ट पेंटिंग को कहानियों के माध्यम से समझते हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट वेरी पॉपुलर चाइनीज पेंटर वू डाओजी। जो पहली स्टोरी है जो एक चाइनीज पेंटर रहे हैं जिनका नाम था वू डाओजी, उनके बारे में है। इट इज अबाउट द 8th सेंचुरी। ये कहानी लगभग 8वीं शताब्दी की है। व्हेन ही वाज हायर्ड बाय द टैंग एम्परर जुआंगजोंग टू अडोर्न ए वॉल ऑफ द पैलेस। वू डाउजी को एक चाइनीज सम्राट जिसका नाम जुआंगजोंग था, उन्होंने हायर किया था। और हायर किस लिए किया था? उसके महल पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनानी थी या उसके महल की दीवार को पेंटिंग से सजाना था। तो वू डाउजी को उसके लिए हायर किया गया था, लगाया गया था पेंटिंग बनाने के लिए। तो ये जो है पार्ट है हमारा ईस्टर्न और एशियन आर्ट फॉर्म कहलाएगा। हम इसको एशियन पेंटिंग कह सकते हैं, ईस्टर्न पेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं। वू डाउजी painted a beautiful scenery with mountains, waterfalls, forests, as well as clouds and blue skies with people living harmoniously in a happy environment. तो वू डाउजी है दीवार पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग में उसने उस सीनरी के अंदर उसने पर्वत भी बनाए, वाटरफॉल भी बनाए, जंगल भी बनाए, बादलों भी बनाए और नीला आकाश भी बनाया। और वहां पर बड़े तालमेल से रहते हुए लोगों को भी दिखाया। उस पेंटिंग में दिखाया गया था कि सभी लोग बड़े हार्मोनियसली बड़े तालमेल से एनवायरनमेंट के साथ बड़े खुशी से रहते हैं। ये जो पेंटिंग थी। However, he painted a cave at the foot of a mountain that was inhabited by a spirit. तो इस पेंटिंग में वू डाउजी ने एक और काम किया कि पेंटिंग में बने एक पर्वत की तलहटी में एक गुफा को भी शो कर दिया, गुफा भी पेंट कर दी। और इस गुफा में एक उसके अनुसार यानी वू डाउजी के अकॉर्डिंग देयर लिव्स अ सोल और स्पिरिट इन दैट केव। उस केव के अंदर एक आत्मा भी रहती थी। व्हेन द पेंटर वाज शोइंग हिज वर्क टू द एम्परर, जब पेंटिंग बन के तैयार हो गई तो जो सम्राट है उस पेंटिंग को देखने आया। तो पेंटर जो वू डाउजी नाम का पेंटर उस पेंटिंग की जो खासियत है, फीचर्स है, एम्परर के सामने एक्सप्लेन करता है। ही क्लैप्स हिज हैंड्स। तो उस टाइम जब वो पेंटिंग के बारे में बता रहा था एम्परर को, वो अपने हाथों से तालियां बजाता है। एन एंट्रांस टू द केव ओपन्स। तो जो उसने गुफा बनाई हुई थी पेंटिंग के अंदर, उसका गेट खुल जाता है। वेयर ही गेट्स इन एंड वेनिसेस। और पेंटर जो है उस पेंटिंग के अंदर उस गुफा के अंदर प्रवेश करके गायब हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहने का मतलब है कि पेंटर जो है उस पेंटिंग की जो अंदर मिस्टीरियस लाइफ थी, जो इनर लाइफ थी, जो भौतिक वर्ल्ड से परे हैं, जो भौतिक संसार से परे हैं, उसको एक्सप्लेन करने लग जाता है और अपने आप को पूर्ण तरह एक्सप्लेनिंग में और पेंटिंग में खो देता है। Thus, after despairing, the author says that denotes the knowledge of mystical inner world. इस प्रकार पेंटर के गायब होने का मतलब है कि वह जो उसका ज्ञान है, जो that denotes the knowledge of the mystical inner world, वो एक आंतरिक रहस्यमयी संसार की ओर इशारा करता है। यानी ऐसा संसार जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसको हम केवल विचारों में महसूस कर सकते हैं। ऐसा संसार, इस तरह के जो है इनर लाइफ होती है, उसको पेंटर वो डिस्क्राइब करता है। इट सेज दैट ओनली मास्टर्स आर अवेयर ऑफ द वे विद इन एंड कैन गो यंडर द मटेरियल एनी मटेरियल फॉर्म। तो कहते हैं कि बड़े बड़े महान कलाकार जो इनर लाइफ को जानते हैं, केवल वो ही ऐसा कर सकते हैं। केवल वो ही भौतिक संसार से परे की बात, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड से परे की बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सिमिलरली देयर इज अनदर स्टोरी अबाउट अनदर पॉपुलर चाइनीज पेंटर हु डिड नॉट ड्रा ए ड्रैगन्स आई fearing it would become real and fly out of painting। इसी प्रकार एक और कहानी है, एक फेमस चाइनीज पेंटर थे, उन्होंने एक ड्रैगन आई की पेंटिंग तो बना दी थी, लेकिन उस
पेंटिंग में उस जो है मक्खी की आंख नहीं बनाई थी, क्योंकि उसको डर था अगर उसने आंख बना दी तो ये इस पेंटिंग से क्या पता उड़ जाए। वो जो है ड्रैगन फ्लाई है, वो क्या पता वहां से उड़ जाए, उस पेंटिंग पैनल से उड़ जाए। इस प्रकार की कहानी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने ये ईस्टर्न या एशियन आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा। यानी यहाँ पर पेंटिंग की जो आर्ट फॉर्म है वो केवल फिजिकल नहीं है, बल्कि वो मिस्टिकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लाइफ से संबंधित है। जो हमारा रहस्यमयी आंतरिक और आध्यात्मिक संसार है उससे संबंधित है। वो केवल पेंटिंग की फिजिकल लुक की ही बात नहीं करते, बल्कि पेंटिंग के अंदर विचारशीलता की बात करते हैं। हम पेंटिंग को किस प्रकार महसूस कर सकते हैं, और ये महसूस केवल हम तभी महसूस करते हैं जब हमारे अंदर देखने की, किसी पेंटिंग को महसूस करने की और देखने की आत्मीयता होती है, क्यूरियोसिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टर्न आर्ट फॉर्म है। वेस्टर्न आर्ट फॉर्म का जो है डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वी हैव द थर्ड वन अबाउट द मास्टर ब्लैकस्मिथ। हमारे पास तीसरा पेंटर है जो वो वेस्टर्न आर्ट फॉर्म से संबंधित है, क्विंटिन मेटिसिस। वो एक लोहार था और उसका नाम क्विंटिन मेटिसिस था। हु फॉल्स इन लव विद द डॉटर ऑफ ए पेंटर। और ये जो क्विंटिन मेटिसिस है वो एक पेंटर की बेटी से प्रेम करने लगा। एज द फादर वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ हिज सन इन लॉ इन बिलोंगिंग टू सच ए प्रोफेशन। जो लड़की का पिता था वो पेंटर था और वो एक लोहार को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। ही स्टिल डिड सो एंड ही एक्सेप्टेड क्विंटिन्स। लेकिन फिर भी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? ही एक्सेप्टेड क्विंटिन बिकॉज ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज बोर्ड। अब उसने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? क्योंकि क्विंटिन मेटिसिस चोरी छिपे से उसके स्टूडियो में दाखिल हो गया कभी, और उसने उसके एक लेटेस्ट पैनल पर एक बड़ी मक्खी की पेंटिंग बना दी। इट हैड सच जेंटल रियलिज्म दैट इट रिसेंबल्ड ए रियल वन। उसने जो मक्खी की पिक्चर इतनी रियलिज्म, इतनी वास्तविकता से बनाई कि देखने वाले को वो मक्खी असली लगती थी। तो क्विंटिन मेटिसिस पेंटर की लड़की से प्रेम करता था और वो पेंटर एक लोहार को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। इस वजह से क्विंटिन मेटिसिस ने क्या किया? चोरी छिपे उस पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और उसने एक पेंटिंग बनाई एक फ्लाई की, और इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई तो वो ऐसे था मान लो कि जैसे कि वो असली मक्खी ही हो। नेक्स्ट वी हैव further the also talks about changing philosophy meaning mountain water। तो यहाँ पर जो लेखक है वो चाइनीज फिलोसफी की भी बात करता है जिसका नाम सेंसुई है, और उसका मतलब है चाइनीज फिलोसफी का माउंटेन एंड वाटर। नेक्स्ट वी सी फाइनली द सेकंड पार्ट ऑफ गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट बाय ब्रिंदा सूरी टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप आर्ट। आगे हम देखते हैं इसी चैप्टर के अंदर आउटसाइडर आर्ट की बात की गई है, और ये आर्टिकल हमने शुरू में पढ़ा कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था 2005 में, और इसको ब्रिंदा सूरी ने लिखा था। आउटसाइडर आर्ट या ब्रूट आर्ट ऐसी कला या ऐसे कलाकार जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, जो कहीं भी किसी स्कूल या कॉलेज में आर्ट या पेंटिंग सीखने नहीं गए, उन्होंने अपने आप से या बाहर से कहीं से देखकर सीख ली है या उनके टैलेंट ने उनको सिखा दिया। तो इस आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रूट के मीनिंग को डियर स्टूडेंट्स क्लियर कर लीजिए। आउटसाइडर आर्ट और ब्रूट आर्ट का मतलब है ऐसी आर्ट फॉर्म या ऐसे कलाकार जिन्होंने पेंटिंग से संबंधित कोई भी काम या किसी भी आर्ट से संबंधित कोई काम की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी है। फॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब है किसी स्कूल या कॉलेज में उन्होंने जाके ये बात सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीखी है, उन्होंने बाहर ही या तो अपने खुद के टैलेंट से, खुद की इंस्पिरेशन से ये बात सीख ली है।
आर्ट ब्रूट ट्रांसलेट्स टू द आर्ट ऑफ वंस हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। इसका मतलब है कि ऐसी आर्ट जिसमें कलाकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। इट इज बिकॉज दे लैक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। इसका मतलब है क्योंकि उन लोगों ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, उनके पास उनकी कला का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। येट समहाउ पोजेसेस आर्टिक टैलेंट एंड इनसाइट। लेकिन फिर भी ये लोग किसी न किसी तरह से बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं। ये इनके पास जो कलात्मक टैलेंट बहुत बड़ा होता है और ये उसी के सहारे दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। शी रेफर्स टू देम एज द वंस हु थिंक इनसाइड आउटसाइड द बॉक्स एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। शी रेफर्स टू देम, वो उनकी ओर इशारा करती है एज द वंस के वो लोग हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट्स। और ये वो लोग हैं जो अपने टैलेंट के जोर पर जो आर्ट का नॉर्मल स्टैंडर्ड है उसको ललकारते हैं, यानी उसको चैलेंज करते हैं, उसके सामने अपनी कलात्मक कृतियों को, यानी उन लोग जो स्पेशल ट्रेनिंग लेके आए हैं, जो फॉर्मल ट्रेनिंग लेके आए हैं, उनकी कला के सामने अपनी कला को खड़ा कर देते हैं। ये इन्हें अपने आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस को इतनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं कि उनका मापदंड भी छोटा पड़ जाता है। पीपल रेफर टू देयर वर्क एज unorthodox art and cites the example of Nekchand's work at Rock Garden in चंडीगढ़। इसके लिए जो वृंदा सूरी है चंडीगढ़ के अंदर बने रॉक गार्डन का एग्जाम्पल देती है, जिसको नेकचंद नामक व्यक्ति ने बनाया था। सो डियर स्टूडेंट्स, नेकचंद ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, केवल उन्होंने अपनी सोच और टैलेंट के अकॉर्डिंग इस गार्डन को खड़ा किया था जो वर्ल्ड फेमस है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ब्रूट। तो ये रॉक गार्डन जो है आर्ट ब्रूट का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और नेक गार्डन को दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने जो आर्ट परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं या आर्ट प्रिंटिंग या पब्लिशिंग के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने जगह दी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, थस द राइटर ट्राइज टू एक्सप्लोर। हम देखते हैं फाइनली वी आर गोइंग टू कंक्लूड द चैप्टर। हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। अब मेन एसेंस देखते हैं। द राइटर ट्राइज टू एक्सप्लेन द 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज ऑफ आर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर लेखक जो आर्ट फॉर्म के 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। चाइनीज लैंडस्केप ऑफ सोल इज ए लैंडस्केप ऑफ इनर लाइफ। चाइनीज लैंडस्केप ऑफ सोल है यानी पेंटिंग है, वो आंतरिक जीवन से संबंधित है। इट मीन्स टू रीच बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। इसका मतलब है भौतिक संसार से पारे पहुंचना, यानी आध्यात्मिक संसार की ओर मुड़ना। वाइल वेस्टर्न लैंडस्केप ऑफ सोल इज मियरली फिगरेटिव। जबकि वेस्टर्न लैंडस्केप ऑफ सोल है या वहां का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आर्ट पेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो केवल जो है मटेरियल यानी फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इट इज कन्फाइंड टू मटेरियल वर्ल्ड ओनली। और ये केवल भौतिक संसार तक ही सीमित रहती है। सो इन दिस वे वी से टू कंक्लूड लैंडस्केप ऑफ सोल वी लर्न दैट आर्ट इज एन इनफाइनाइट फॉर्म विच हैज ए रिच हिस्ट्री। आर्ट एक असीमित कलात्मक विधा है, यानी एक प्रकार की असीमित कला है। एंड हैज ए रिच हिस्ट्री, और इसका इतिहास भी बहुत ही पुराना और बड़ा है। एंड इट कैन नॉट फिट इनसाइड एनी सर्टेन बॉक्स और लेबल। और हम आर्ट के अंदर कोई भी निश्चित लेबल नहीं लगा सकते और ना ही आर्ट जो हमारे नियमों के अंदर बन सकती। इट हैज ए लाइफ ऑफ इट्स ओन। और जो कला का जो है अपना ही एक जीवन होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।